चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का डाल्टन क्लासेज में मैं नरेश कुमार स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं विज्ञान का चैप्टर 4 का, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बात याद रखनी है, पतली चादर में पीटकर सिर्फ धातु को ही बदला जा सकता है। जो अधातुएं होती हैं, इनके ऊपर जैसे ही चोट मारेंगे हम तो ये टूटकर बिखर जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। जिंक क्या है, इसमें से एक धातु है, तो धातु को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो सही कथन होगा वो धातुएं क्या होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, तो हम ए इसको टिक मार्क कर देंगे। धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं। अब आपको याद रखना है कि तन्य क्या होता है। तन्य का सीधा मतलब होता है कि धातुओं को खींचकर पतली तार के अंदर बदला जा सकता है। धातुओं को खींचकर पतली तार में परिवर्तित किया जा सकता है, उनके इस गुण को तन्यता कहते हैं, और धातु के तार में बदलने की प्रक्रिया को तन्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम गोल्ड मीन सोना, 1 ग्राम जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो इतना ज़्यादा तन्य होता है कुछ धातुएं। तो ठीक है, धातुएं क्या होती है, तन्य होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फास्फोरस बहुत खालिस्तान अधातु है। फास्फोरस बहुत सक्रिय, इसमें क्या आ जाएगा, सक्रिय, क्योंकि फास्फोरस जो है इसको हवा में छोड़ देंगे ना तो भी ये आग पकड़ लेता है, इसलिए फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, सक्रिय है, या फिर इसको क्रियाशील भी हम लिख सकते हैं। अगले खालिस्तान पर चलते हैं। धातुएं उष्मा और खालिस्तान होती हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत, धातुओं के अंदर से जो धातुएं होती हैं ना, उनके अंदर से उष्मा और विद्युत जा सकता है, प्रवाहित हो सकता है। तो धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं, सुचालक। तो इसमें आ जाएगा विद्युत और इसके अंदर आ जाएगा सुचालक। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अगले खालिस्तान पर चलते हैं हम। आयरन कॉपर की अपेक्षा खालिस्तान अभिक्रियाशील है। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, या आप कर सकते हैं इसके अंदर अधिक भी कर सकते हैं। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। ये जो आयरन है, ये आयरन क्या होता है, आयरन को हिंदी में बोलते हैं लोहा। क्या बोलते हैं, लोहा। और ये जो कॉपर है इसको हम तांबा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा। तो जो लोहा होता है ना, ये इस तांबे से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जल्दी क्रिया करता है। तांबे से लोहा जो है वो जल्दी क्रिया करता है, इसलिए ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। किससे, तांबे से। अगला देखिए, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खालिस्तान गैस बनाती हैं। कौन सी गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं। ठीक है ना। जैसे ही हम किसी धातु को अम्ल में डाल देंगे, किसमें, अम्ल में डाल देंगे, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। सही कथन है तो आपको टी लिखना है, और गलत है तो आपको अफ लिखना है। पहला देखिए, धातुएं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया करती हैं। जो अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, अधातुएं ना, अधातुएं तो अम्लों से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम फाल्स लिख देंगे, अप्स लिख देंगे। ठीक है ना। धातुएं तो अम्ल से अभिक्रिया करती हैं,
लेकिन ए धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। दूसरा देखिए, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु, बिल्कुल सही है। सोडियम जो है ना इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है कि इसको हम अगर जल में डाल देंगे ना, जल में, तो भी ये आग पकड़ लेती है। सोडियम, जैसे जादूगर हैं, जादूगर जल में आग लगा के दिखाते हैं ना, तो हम भी जल में आग लगा सकते हैं, क्या डालकर, सोडियम डालकर, क्योंकि सोडियम और पोटासियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनको जल में डालेंगे तो भी आग लग जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं। और ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। देखिए, एक तो है कॉपर, क्या है, कॉपर, और दूसरा क्या है, जिंक सल्फेट। इन दोनों को मिला दिया गया है। जिंक सल्फेट का विलयन है, जिंक सल्फेट का घोल है, उसमें कॉपर डाल दिया गया है, तो उस विलयन से जिंक विस्थापित कर देता है कॉपर। ये सही है या गलत है, तो ये क्या आ जाएगा, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, और कम अभिक्रियाशील धातु, जो जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु, वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकती। विस्थापित करना, उसे बाहर निकालना, उसे दूर भगाना, तो जिंक से कम अभिक्रियाशील है कॉपर, इसलिए कॉपर जिंक को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, फाल्स आ जाएगा। कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती हैं। कभी देखा है आपने बनाते हुए कोयले को खींचकर तारें? नहीं देखा ना, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, लोहे को, तांबे से तो तारें बनी हुई देखी हैं हमने, लेकिन कोयले से तो तारें आज तक नहीं देखी हैं, क्योंकि कोयला क्या है, एक अधातु है, और अधातु से तार बनाई ही नहीं जा सकती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी हुई है, गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर लिखिए। ये गुणों की सूची आपके सामने है। दिखावट के आधार पर धातु अधातु में अंतर बताने हैं, कठोरता के आधार पर अंतर, अघातवर्धनीयता के आधार पर अंतर, तन्यता के आधार पर, ऊष्मा चालन के आधार पर, विद्युत चालन के आधार पर। देखिए, बड़ा ही आसान प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, दिखावट के आधार पर देखते हैं हम। पहला गुण कौन सा देखते हैं, दिखावट के आधार पर। धातुएं जो हैं वो चमकदार होती हैं। दिखने में कैसी होती हैं धातुएं? चमकदार होती हैं। लेकिन जो अधातुएं हैं वो चमकदार नहीं होती हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, वो धुंधली होती हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं सामान्यतः ताप पर ठोस होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किसको छोड़कर? सिर्फ और सिर्फ इस पारे को छोड़कर। पारा जो डॉक्टर थर्मामीटर में डालता है, वो पारा ठोस नहीं होता, वो तरल होता है। तो पारे को छोड़कर बाकी सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन जो अधातुएं हैं वो सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। वो ठोस भी पाई जाती हैं, द्रव भी पाई जाती हैं, और गैस की अवस्था में भी पाई जाती हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः ठोस होती हैं। क्या होती हैं? ठोस होती हैं, सिर्फ पारे को छोड़कर। लेकिन जो अधातुएं हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस भी होती हैं, तरल भी होती हैं, और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। हम अंतर पढ़ रहे हैं इनके गुणों के बीच में। दूसरा गुण क्या है? कठोरता का। तो इसमें अंतर देखिए, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटासियम धातुएं इतनी नरम है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बिल्कुल सही बात। धातुएं क्या होती हैं? ज़्यादातर धातुएं कठोर होती हैं। सिर्फ किसको छोड़कर? सिर्फ सोडियम और पोटासियम को छोड़कर। सोडियम और पोटासियम ये दो धातुएं ऐसी हैं, इतनी नरम होती हैं कि इनको चाकू से भी काट सकते हैं, ये कठोर नहीं होती हैं। अब अधातु देखिए, अधिकांश अधातुएं नरम होती हैं, परंतु हीरा प्रकृति में कठोरतम पदार्थ है। बड़ी मज़ेदार बात है कि अधिकांश धातुएं नरम होती हैं, लेकिन हीरा भी किससे बना है? अधातु से बना है। हीरा कार्बन से बनता है। किससे बनता है? हीरा कार्बन से बनता है, और ये प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर है। हीरे से कठोर कुछ भी नहीं है प्रकृति में। अगला प्रश्न देखिए,
इसी के अंदर देखिए, इसी के अंदर अगला पॉइंट है अगात वर्धनीयता। क्या है? अगात वर्धनीयता। अगात वर्धनीयता क्या होता है? प्रिय विद्यार्थियों, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, इसलिए धातुएं क्या होती हैं? अगात वर्धनीय होती हैं। अगात वर्धनीय। आघात वर्धनीयता यही होता है कि आघात करके, आघात मतलब चोट पहुंचाकर किसी को पतली चादर में बनाना। धातुओं को पतली चादर में बदला जा सकता है क्योंकि ये क्या होती हैं? आघात वर्ध्य होती हैं। क्या होती हैं? आघात वर्ध्य होती हैं। लेकिन अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर। अधातुएं भंगुर होती हैं, ये आघात वर्ध्य नहीं होती। जैसे इन पर चोट मारेंगे तो ये टूट कर बिखर जाएंगी। जैसे कोयला है, कोयले पर आप चोट लगाओ टूट कर बिखर जाएगा। लोहा एक धातु है ना, लोहे को आप पीटोगे तो पतली चादर में बदल जाएगा। तो धातुएं जो होती हैं उनमें ये गुण पाया जाता है आघात वर्ध्यता का, अधातुओं में नहीं पाया जाता है। अधातुएं कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं। अगला देखिए, तन्यता। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब इन्हें खींचकर तार में बदला जा सकता है, इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, इनसे तार नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है। ऊष्मा चालन। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं? कुचालक। सुचालक वे पदार्थ हैं जो ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं और कुचालक जो ऊष्मा को अपने अंदर से नहीं जाने देते हैं। विद्युत। धातुएं विद्युत की भी सुचालक हैं और अधातुएं जो होती हैं विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर। ये जो आप पेंसिल प्रयोग करते हैं ना, पेंसिल से आप लिखते हो, इस पेंसिल के अंदर जो काले रंग का जो सिक्का डला हुआ है ना, वो ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? वो ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का। और जो घड़ियों के अंदर जो सेल डलते हैं, घड़ी रेडियो के अंदर, उन सेल में भी काले रंग का एक सिक्का पाया जाता है, वो भी ग्रेफाइट का होता है क्योंकि विद्युत का अच्छा चालक होता है। एक अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। बाकी सारी अधातुएं कुचालक होती हैं। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न था और इम्पोर्टेंट प्रश्न था। इसको अच्छी प्रकार से आपने कर लिया होगा, इसको याद कर लेंगे आप अच्छी प्रकार से। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। अब घरों में या ब्याह शादियों में आपने एल्यूमिनियम की सफ़ेद पन्ने देखे होंगे जिनमें रोटी वगैरह लपेटते हैं। सफ़ेद रंग की पन्नियाँ होती हैं, चादर होती हैं, उसमें रोटियां लपेटी जाती हैं और वो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। तो इसका कारण बताइए क्यों? इसका कारण देखिए, उत्तर देखिए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम धातु आघातवर्ध्य है। ये आघातवर्ध्य होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा पतली चादर यानी कि पतली पन्नी बनाई जा सकती है और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। साथ ही साथ एल्यूमिनियम संसारक विरोधी धातु है। ये संसारक विरोधी भी है, इसको जंग नहीं लगता है, ये अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है ना। इससे पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो एल्यूमिनियम में जो खाद्य सामग्री रखेंगे वो एल्यूमिनियम संसारण विरोधी होने के कारण यानी कि उनको भोजन को वो खराब होने नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, निमज्जन छड़े या इमर्शन रोड। निमज्जन छड़े या इमर्शन रोड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। ये क्या होता है? प्रिय विद्यार्थियों, घरों में जो पानी को गर्म करने के लिए, जिसको हम आम भाषा में रोड बोलते हैं, रोड या राड का प्रयोग करते हैं ना पानी गर्म करने के लिए, उसे हमारी विज्ञान की भाषा में इमर्शन रोड बोलते हैं। इमर्शन मतलब डुबोए रखने वाली रोड या फिर निमज्जन छड़ें बोलते हैं। तो ये किससे बनी होती है? धात्विक पदार्थों से, यानी धातुओं से बनी होती हैं। क्यों? बड़ा ही आसान उत्तर है, क्योंकि धातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है और विद्युत प्रवाह करने पर ये जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है ना। और विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? धातु सुचालक होती है। तो यही इसके अंदर याद रखना है। इसलिए जो निमज्जन छड़ें या रोड, जो इमर्शन रोड
धातु से निर्मित होती हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। इसका कारण आपको बताना है कि जो कॉपर है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। तो इसमें एक ही बात याद रखनी है, कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। देखिए उत्तर, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील ही कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। कॉपर तो कम अभिक्रियाशील है इसलिए विस्थापित नहीं कर सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वायु से अभिक्रिया करके जल उठती हैं, इनमें आग लग जाती है। मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है और उन्हें वायु और नमी के संपर्क में आने से रोकता है। इन्हें मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, खुले में छोड़ने पर आग लग जाएगी। मिट्टी का तेल इनके ऊपर एक परत बनाता है, एक आवरण बनाता है जो इनको वायु और नमी के संपर्क में नहीं आने देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रखा जा सकता है? एल्यूमिनियम के बर्तन में क्या नींबू का अचार रख सकते हैं? नहीं रख सकते। उत्तर देखिए, नहीं, हम एल्यूमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते हैं क्योंकि नींबू के अचार में सिट्रिक अम्ल होता है। याद रखना है आपको, नींबू के अचार में अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल, जो खट्टे फलों में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, जिससे धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, हमें पता है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर जाएंगी, अम्लों से अभिक्रिया करके अनेक विषैले पदार्थ बनाती हैं। ये एल्यूमिनियम इस अम्ल से अभिक्रिया कर जाएगा और जहरीले पदार्थ बनाएगा, विषैले पदार्थ बनाएगा। अतः यदि हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रखते हैं तो उसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल और एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिन्हें खाना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो अब उस अचार को खाओगे तो वो जहरीला हो चुका है और वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम के पात्रों में हम अचार को नहीं रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दी गई सारणी में कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं। ये कॉलम A के अंदर कुछ पदार्थ हैं, कॉलम B में उनके कुछ उपयोग बताए गए। ये उनके कुछ उपयोग हैं। इन पदार्थों को कॉलम B से सही मिलान आपको करना है। गोल्ड, सोने का प्रयोग हम किस में करते हैं? बताओ, आप सभी जानते हो। आभूषण किससे बनते हैं? सोने से बनते हैं ना, तो पहले का किससे हो जाएगा सही मिलान? आभूषण से। आयरन, अब लोहे का प्रयोग कहाँ करते हो आप? लोहे से क्या बनाते हो? लोहे से तो हम मशीनें बनाते हैं ना, तो इससे। दूसरे का 5 से। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ करते हो आप? एल्यूमिनियम का प्रयोग जो खाद्य सामग्री लपेटते हैं ना, जैसे रोटियां वगैरह लपेटने के लिए जो पन्नी बनती है वो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की, तो इससे ये मिल जाएगा। कार्बन, कार्बन का प्रयोग कहाँ करते हैं? कार्बन का प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जलाने के लिए। जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी के अंदर भी कार्बन होता है, और जो सिलेंडरों में गैस डलती है LPG CNG, इनके अंदर भी कार्बन की मात्रा होती है। अगला देखिए कॉपर, कॉपर से तो बिजली के तार बनाए जाते हैं, तो इससे मिल जाएगा। कॉपर से बिजली के तार बनाए जाते हैं ना, तो इससे मिल जाएगा। मरकरी, बचा हुआ मरकरी थर्मोमीटर में, मरकरी थर्मामीटर में डलता है ना। डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं तापमान मापने के लिए, उसमें मरकरी डला होता है, और मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा भी बोलते हैं। पारा या मरकरी थर्मामीटर में डला होता है। ठीक है, तो देखिए ये उत्तर हैं। गोल्ड आभूषण, आयरन मशीनें, एल्यूमिनियम खाद्य सामग्री लपेटना, कार्बन ईंधन, कॉपर बिजली के तार और मरकरी थर्मामीटर में। बड़े अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ चुके होंगे, आपको कर लेने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? क्या डाला हमने? अम्ल डाला। अम्ल कौन सा है? तनु है। तनु अम्ल होता है हल्का अम्ल जिसमें पानी मिला होता है। जिस अम्ल में पानी मिला होता है ना, ज़्यादा पानी होता है, उसके आगे तनु नाम का प्रयोग करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है।
सल्फ्यूरिक नाम होता है अम्ल का बेटा, ये आपको याद रखना है। और जब ये कॉपर की प्लेट पर डाला जाएगा तो क्या होगा, देखिए उत्तर देखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डालने से कॉपर सल्फेट जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इसमें क्या क्या बनता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये फॉर्मूला होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, क्या फॉर्मूला है, H2SO4। ये हमने डाल दिया कॉपर के ऊपर, कॉपर को लिखते हैं हम Cu से, कॉपर को लिखते हैं Cu कॉपर। इसके ऊपर हमने जैसे ही डाला ये अम्ल तो क्या बन जाएगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। क्या है ये, कॉपर सल्फेट। प्लस में जल, जल का क्या फॉर्मूला होता है, H2O, ये जल बन जाएगा देखो। और प्लस में गैस निकल जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस निकल जाएगी, ये आपको याद रखना है। जैसे ही अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला तो यह अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट बना देगा, प्लस में जल बना देगा और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये अभिक्रिया हो जाएंगी। दूसरा देखिए, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलीन में रखी जाती है। अब कोई लोहे की कील ली और वो कॉपर सल्फेट में डाल दी तो कॉपर को विस्थापित कर देगी। देखिए उत्तर देखिए इसका, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके दौरान लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना लोहा, तो उसे कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देगा, बाहर निकाल देगा और आयरन सल्फेट उसमें बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। ये आयरन है, आयरन कोई लोहा बोलते हैं ना, लोहे को किससे लिखते हैं, लोहे को लिखते हैं Fe से, आयरन, आयरन मीन लोहा। लोहे को डाला कॉपर सल्फेट में, CuSO4 कॉपर सल्फेट में डाल दिया, डालते ही ये कॉपर को बाहर कर दिया। देखो इसने, ये कॉपर बाहर आ गया ना, कॉपर को बाहर निकाल दिया, इसको कॉपर को विस्थापित कर दिया क्योंकि लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और खुद अपने साथ क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। तो यही बात आपको इसके अंदर याद रखनी है कि लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए वो आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है, विस्थापित कर देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया। ये सलोनी कोई लड़की है, इसने एक लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा लिया, उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परखनली में इकट्ठा किया। एक कांच की एक परखनली है, उसमें उससे जो धुआं निकल रहा था ना, गैस निकल रही थी लकड़ी के कोयले से, उसको इकट्ठा कर लिया। वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी, वह गैस कैसी है, गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी। इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण लिखिए। अब इसका उत्तर देखिए। सलोनी परखनली में इकट्ठी की गई गैस में पानी डालकर उसे घोलने का प्रयास करेगी। सबसे पहले सलोनी को क्या करना चाहिए, गैस में पानी डालकर उसमें घोल देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, कोयला जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अभी जला क्या रही है, कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लिया ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और ये गैस पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। और ये गैस क्या बनाएगी, अम्ल बनाएगी। कौन सा अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। याद रखना आपको, कोयले को जलने से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जैसे ही इसको जल में डाल दिया तो कौन सा अम्ल बन जाएगा, कार्बोनिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला अभी आपके सामने है H2CO3, ठीक है ना, H2CO3 ये रहा। जिसकी प्रकृति का प्रशिक्षण सलोनी लिटमस पत्थर की सहायता से कर सकती है। अब सलोनी इसका प्रशिक्षण, इसको जांचेगी कैसे, एक लिटमस पत्थर लेगी। क्या लेगी, लिटमस पत्थर वो पत्थर होता है जो अम्ल के साथ अपने रंग को बदल लेता है। यदि वह विलयन नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, यदि ये जो अम्ल है, ये जो विलयन है, ये नीले को क्या कर दे, नीले रंग को लाल कर देता है, तो इसका मतलब ये क्या है, अम्लीय है। यदि नहीं कर पाता नीले को लाल में, तो इसका मतलब ये क्या है, क्षारीय है। इसका मतलब क्या है, ये क्षारीय है। तो देखिए, कार्बन जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में
कौन सी गैस बाहर निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जल में डाला, कार्बन डाइऑक्साइड को जल में डाला ना, तो क्या बन जाएगा? कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। H2CO3 ये होता है कार्बनिक अम्ल। क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है। ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। तो वो इसकी जांच कैसे कर रही है, इसमें कौन सी बात याद रखनी है? वो इसको जल में घोलेगी, जो गैस पैदा होगी ना कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जल में घोला और जल में घोलने के बाद इसको लिटमस पत्थर पर डाला। यदि इसका नीला रंग लाल हो जाता है तो ये अम्ल है, अम्लीय है। यदि लाल नहीं होता है तो ये क्षारीय है। यही बात आपको याद रखनी है। और लाल हो जाता है क्योंकि ये क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो आखिरी प्रश्न है आपके इस पाठ का। बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसको आप अच्छी प्रकार से समझना है। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। आभूषण बेचने वाले की दुकान पर एक दिन रीता अपनी माँ को साथ लेकर चली गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। उसकी माताजी ने क्या किया? सोने के पुराने आभूषण दिए कि इसके ऊपर पॉलिश कर दो। अगले दिन जब वो आभूषण वापस लाने गई तो उन्होंने पाया कि उनका कुछ भार कम हो गया था, उनका वज़न कम हो गया था। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? अब बताओ। कोई सुनार की दुकान पर जाता है और कहता है कि मेरे आभूषण को पॉलिश कर दो, इसको चमकीला बना दो, लेकिन उसने देखा कि उसका तो वज़न ही कम कर दिया उन्होंने। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, भार में कमी आभूषणों में से सोने की मात्रा कम होने के कारण आई। भार में कमी क्यों आई? क्योंकि आभूषणों से सोने की मात्रा कम कर दी गई है। सुनार ने आभूषणों को चमकीला बनाने के लिए उन्हें एक्वारेजिया नामक घोल में डाला। कौन सा घोल होता है प्रिय विद्यार्थियों? एक्वारेजिया। ये याद रखना है आपको। इंग्लिश में इसको एक्वारेजिया ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने अभी लिखा है स्क्रीन के ऊपर, एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया घोल में सुनार ने सोने को डाल दिया। ये एक्वारेजिया घोल दो अम्ल से मिलकर बना होता है, एक तो नाइट्रिक अम्ल और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना? जो शानदार नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है, यह घोल सोने को अपने अंदर घोल लेता है। और इस घोल ने क्या किया? सोने को अपने अंदर घोल दिया। आभूषणों को इस घोल में डालने पर आभूषणों की ऊपरी परत इस घोल में घुल जाती है और आभूषणों की ऊपरी परत की चमकीली परत निकल आती। ऊपरी परत तो उतर जाएगी और नीचे वाली चमकीली परत निकल आती है, जिससे आभूषण नए जैसे लगने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से उनके भार में कमी आ जाती है। ऐसे आभूषणों के सोने की ऊपरी परत की इसमें घुल जाने के कारण होता है। तो भार में कमी क्यों आई? क्योंकि सुनार ने एक्वारेजिया नामक घोल में घोला। एक्वारेजिया घोल जो होता है वो दो अम्ल से बनता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही सुनार ने एक्वारेजिया घोल में सोने को डाला तो सोना इसमें घुलना शुरू हो जाएगा। सोने की ऊपर वाली परत इसमें घुल जाएगी, नीचे वाली चमकीली परत निकल आएगी। ऊपर वाली परत घुलने से ही इसका भार कम हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और याद कीजिए। थैंक यू। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों।